हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज बाल विकास में हमारा 6वां चैप्टर है जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। यह है 6वां चैप्टर का नाम है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसमें है दिव्यांग बालक। दिव्यांग बालक के बारे में पहले हम जानते हैं। दिव्यांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में कमी या दोष होते हैं, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है एवं उसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर भी पड़ता है। अगली हेडिंग हमारी शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक। बालकों के अधिगम एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा बालक की शारीरिक दिव्यांगता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। देखते हैं आगे। ये है हमारा शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक दिव्यांग बालक के वह बालक हैं जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय इतनी असामान्य होती है कि उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में, समायोजन करने में विशेष कठिनाई होती है। उदाहरण स्वरूप दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, मूक या हकलाने वाले बालक होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है। पहला है दृष्टि दोषों से युक्त बालक, दूसरा है श्रवण दोषों से युक्त बालक, और वही तीसरा है मांसपेशियों एवं अस्थि दोषों से युक्त बालक, और वही चौथा है वाक दोषों से युक्त दिव्यांग बालक। अगली हेडिंग है हमारी मानसिक रूप से दिव्यांग बालक। इसमें क्या है, मानसिक रूप से दिव्यांग बालक वैसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है और वे पढ़ाई में भी बहुत कमजोर होते हैं। आगे की हेडिंग देखते हैं अपनी दिव्यांग बालकों की समस्याएं। शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए इनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर इनका निदान करने की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक दोषों के परिणाम स्वरूप बालकों को हर क्षेत्र में समायोजन संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई होती है। इन बालकों में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों के समायोजन एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। यदि कक्षा में कोई शारीरिक रूप से अपंग बालक हो तो उनकी कक्षा में प्रवेश एवं उसके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना सर्वाधिक आवश्यक है। ऐसे बालकों के लिए कक्षा में विशेष प्रकार की कुर्सी मेज की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट अपना पृष्ठ दोष युक्त छात्रों को भी बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनकी समस्याओं को समझते हुए उन्हें कक्षा में उपयुक्त स्थान पर बैठाया जाना चाहिए ताकि उन्हें
कक्षा की कार्यवाही को समझने में कोई कठिनाई ना हो। और दूसरा पॉइंट है हमारा, समायोजन की समस्या के अतिरिक्त ऐसे बच्चों को संवेगात्मक समस्याओं और शारीरिक तथा मानसिक विकास की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त सभी समस्याओं की ओर अध्यापक और माता पिता को ध्यान देना अनिवार्य है, ताकि ऐसे अपंग बालकों का घर, स्कूल तथा समाज में उचित रूप से समायोजन हो सके और वे किसी पर बोझ न बन सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। अगली हेडिंग हमारी दिव्यांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। दिव्यांग बालकों के शरीर के विभिन्न अंगों की हड्डियों, ग्रंथियों या जोड़ों में विकार होता है। इस विकार के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में कठिनाई होती है। और दूसरा पॉइंट हमारा, शारीरिक दोष के अनुसार उनके बैठने के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था विद्यालय में की जानी चाहिए, ताकि उन्हें पढ़ने लिखने में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट अपना। विकलांगता जन्म से भी हो सकती है अथवा किसी दुर्घटना के कारण भी ऐसा होना संभव है। विकलांग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। विकलांगता जो है, जैसे जन्म से बच्चे विकलांग होते हैं, कुछ विकलांगता होती है कि जो दुर्घटनाओं में हो जाता के अंतर्गत ही आते हैं, तो दुर्घटना के कारण भी ऐसा होना संभव है। विकलांग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा देने में भी समानता किया गया है और सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने के लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जा सकती है। विकलांग बच्चों को समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए एवं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। अगली हेडिंग हमारी, अधिगम आसक्तता। कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहा जाता है। अधिगम अशक्तता के कई कारण हैं, जैसे पहला कारण है हमारा मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता। ये इसको क्या कहते हैं, ये किसके कारण होता है? अफेजिया या डिस्फेजिया के कारण होता है। और दूसरा है हमारा पढ़ने की अशक्तता। पढ़ने की अशक्तता के कौन से कारण हैं? एलेक्सिया डिस्लेक्सिया जो है वो पढ़ने के कारण है। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है उसमें ये प्रॉब्लम आती है, एलेक्सिया और डिस्लेक्सिया। और तीसरा है हमारा लिखने की अशक्तता। जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं वो किस कारण नहीं लिख पाते हैं? ये है अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आक्सिम्बोलिया, डिस्पैक्सिया आदि, ये सब आते हैं तीसरे में, लिखने की अशक्तता में। तो इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा 4 नंबर पॉइंट है शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता। हेडिंग है, इस प्रकार के अशक्तता के कारण बालक वर्तनी में त्रुटियां करता है। वह शब्दों के विभिन्न अक्षरों को क्रम से नहीं लिख पाता एवं उनके स्थान बदल देता है। जैसे लड़की को लकड़ी लिखता है और सरल को सलर लिखता है। पांचवी हेडिंग है हमारी गणित संबंधी समस्याएं। जिनको गणित संबंधी समस्याएं होती है उस बीमारी को जो है डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। और अगली हेडिंग हमारी
अधिगम अशक्तता वाले बालकों की शिक्षा। इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर लिख दिए हैं। इनके सुधार के लिए विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षकों का इनके प्रति व्यवहार भी सुधारा जाना चाहिए। इन बालकों का उपचार मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। अगली हेडिंग हमारी, संपूर्ण और अंध बालकों की शिक्षा। यदि इनका अंधापन ऐनक से ठीक ना हो तो इनके लिए विशेष रूप से ऐनकों का प्रबंध किया जाना चाहिए। यदि इनके द्वारा भी समस्या का समाधान ना हो तो इसका तात्पर्य है कि बालक अंधता का शिकार है। ऐसी स्थिति में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना, दृष्टि दोष से युक्त छात्रों की विशेष शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है उनके लिए ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था करना। इन दोषों से युक्त छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था भी सभी सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। अगली हेडिंग हमारी, पूर्ण रूप से बहरे और अपूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा। अगला पॉइंट है हमारा, बहरे छात्रों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्कूलों में विशेष प्रविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, कम बहरे छात्रों के लिए अलग से स्कूलों की व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। इन्हें अपने अध्यापकों के होठों को चलते हुए देखकर संवाद या अनुमान करने में शिक्षित किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जा सकती है। अगली हेडिंग हमारी, हकलाने वाले या दोष पूर्ण वाले बालकों की शिक्षा। इसमें पॉइंट है, दोष पूर्ण वाड़ी में हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे बोलना या बहुत मोटी आवाज में बोलना, इन दोषों या बिल्कुल ही ना बोलना इत्यादि दोष शामिल होते हैं। अस्पष्ट बोलना भी वाड़ी दोष के अंतर्गत आता है। इन दोषों के कारण छात्रों में हीन भावना, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता आदि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो अगला पॉइंट अपना, अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कर इसमें आशातीत सुधार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, शल्य क्रिया के द्वारा भी इस प्रकार के कुछ विकारों का इलाज संभव है। इनके विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवा कर भी इसका निदान संभव है। इस प्रकार के बालकों को अभिव्यक्ति कौशल में निपुण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अगली हेडिंग देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा। मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों पर शिक्षकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इनके माता पिता को भी इतनी समस्याओं से अवगत कराकर उनके सहयोग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था भी की जा सकती है। अगली हेडिंग देखते हैं, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसमें पॉइंट है, अधिकतर निम्न दृष्टि वाले छात्रों को दृष्टि संबंधी सहायता पहुंचाने वाले उपकरण देने पर वह शिक्षा से अधिक लाभान्वित होते हैं,
जैसे चश्मा, संस्पर्श लेंस, टेलीस्कोप या दूरबीन। अगला पॉइंट है कक्षा सामग्री छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, डेस्क आदि। तो हम इसमें देखते हैं अगला पॉइंट अपना। ऐसे बालकों को सामान्य दृष्टि से बालकों द्वारा पाठ या विषय को बोल बोलकर दोहराने तथा उसे सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। अगला पॉइंट है किसी विद्यालय में दिव्यांग को छात्र अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से निर्वहन के लिए अब प्रत्येक स्थान पर ब्रेल लिपि में निर्देशित अंकित होनी चाहिए। विद्यालय में किसी भी स्थान पर सुगमता पूर्वक आने जाने के लिए व्हील चेयर पर पदचिन्ह और रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। दृष्टि दोष से ग्रसित बालक को हमेशा कक्षा में आगे बैठाना चाहिए। कक्षा में दिव्यांग छात्रों के साथ प्रतिभाशाली छात्रों को भी बैठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि दिव्यांग छात्रों में प्रतिभाओं का स्थानांतरण हो सके। तो हमारा दोस्तों बाल विकास का छह चैप्टर थे जो हमने 7 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए बाल विकास का। उसके आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो वैज्ञानिकों के बारे में हैं, उसको हम अगले वीडियो में देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपना।